लास्ट क्लास में अपन ने खत्म किया था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड व्यू से भी और कंपटीशन से। कंपटीशन में तो पूरा चैप्टर ही मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पहला क्या पढ़े थे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हमारा खत्म हो गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आती है ना। ठीक, देखिए आइडियल नॉन आइडियल और राउट्स लॉ हमें वेपर प्रेशर मतलब आरएलवीपी से पहले ही पढ़ना था, लेकिन मैंने बाद में पढ़ाया आरएलवीपी के, वो इसलिए ताकि आप लोगों को किसी तरह का कोई पॉइंट कंफ्यूज ना करे, ठीक है ना, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, बात समझ में आती है ना। चलिए नाउ स्टार्ट सेकंड, इसको हटा दीजिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि अच्छा हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ। हालांकि कोई भी चीज स्टार्ट होने से पहले मैं यही बोलता हूँ कि छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। ठीक, पहले देखिए एक होता है हमारे पास फेज डायग्राम। क्या है, फेज डायग्राम, ठीक है ना। अब फेज डायग्राम क्या होता है आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, बोर्ड पे देखते रहिएगा। लास्ट क्लास में कमेंट आया था कि थोड़ा बड़ा बड़ा लेटर में लिखने के लिए, ठीक है ना। चलिए आज मैं उस पर फोकस करूंगा, ठीक है। चलिए, और डीपीपी डिस्क्रिप्शन में मैं 2 से 3 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जितना भी पढ़ाया जा रहा है लेक्चर के बाद आप लोग क्या कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर डीपीपी होगा ड्राइवर में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज नहीं 2-3 दिन बाद, ठीक है ना। ओके, चलिए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग भी कि फेज डायग्राम का क्या मतलब है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाटर की बात करते हैं, ठीक है ना, यानी पानी की बात करते हैं कि वाटर किस किस फेज में रह सकता है। किस किस फेज में रह सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, इस तीनों फेज में रह सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, बात समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm पे H2O किस फेज में रहेगा, मतलब 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो किस फेज में रहेगा। बात समझिए, बताइए। तो ये बात समझिएगा आपके पास सॉलिड में। बात समझ में आती है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 atm और 20 डिग्री सेल्सियस पे किस फेज में रहेगा, ये भी लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 atm एंड 20 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है किस फेज में रहेगा, लिक्विड। ठीक, फिर इसी तरह से हम लोग बात कर सकते हैं 1 atm एंड 150 डिग्री सेल्सियस पे जो H2O है वो किस फेज में होगा, तो वेपर में। बस समझ में आ रही है, किस फेज में होगा, वेपर में। यानी फेज डायग्राम में हम लोग यही बात करते हैं। हालांकि इसके अंदर हम एक और पॉइंट बात करेंगे, ट्रिपलेट पॉइंट, मतलब ट्रिपल पॉइंट, ठीक है ना, यानी ट्रिपलेट पॉइंट। ट्रिपलेट पॉइंट बात समझिए, यहां पर ट्रिपलेट पॉइंट। ठीक, अब इस ट्रिपलेट पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर तीनों पॉइंट एक साथ, तीनों मतलब समझ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट। यानी जहां पर तीनों एक साथ आ जाए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझाना है, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं। एक और बात कि फेज डायग्राम हमें ये बताता है कि प्रेशर और टेम्परेचर को किस कंडीशन पे या किस फॉर्म में रखे, ठीक है ना, कि वो स्टेबल हो। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? यस क्या नो? चलिए फिर से देखिए, फेज डायग्राम हमें ये बताता है कि प्रेशर और टेम्परेचर को किस कंडीशन पर कौन सा फॉर्म स्टेबल होता है। बात समझ में आती है ना? ठीक है, तो बस इसके लिए फेज डायग्राम के लिए हम लोग 2 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, phase diagram which represented stability of various phases of a given substance under the given condition of pressure and temperature is known as, क्या लिख सकते हैं, चलो ये लिख देता हूं, क्या चीज आपके पास, फेज डायग्राम। क्या है? फेज डायग्राम। बात में आती है ना? फिर से समझिए, अ डायग्राम विच रिप्रेजेंटेड स्टेबिलिटी ऑफ किसका, वेरियस फेजेस ऑफ अ गिवन सब्सटेंसेस अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नॉन एज, क्या चीज, वेपर फेज। हमें बस यही बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं आपको यहां पर। देखिए यहां पर एक और मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहीं पर लिखो कि यहां पर बस समझिएगा यहां पर, दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूं मैं। जैसे ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, ठीक, आपके पास एक पॉइंट यहां पर दिया, बस समझने का प्रयास कीजिए सब। ठीक, ये है 3 पॉइंट है आपके पास। हम क्या करते हैं यहां पर 180 एम प्रेशर लेते हैं, रुकिए पहले देखिए यहां पर पॉइंट समझिएगा। यहां पर ये जो पॉइंट है, यहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मिला है। अब आपको बताना है, बस समझिएगा यहां पर इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तीनों फेज मिल रहा है, इसको बोलते हैं अपन ट्रिपलेट पॉइंट। ठीक, एक पॉइंट समझिएगा आप लोग, देखिए यहां पर ये है, देखिए इसको कहने का मतलब जब हम लोग हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझिएगा, इस लिक्विड को क्या कर रहे हैं अपन, हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक किसके बराबर चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर चला जाएगा। ठीक, तो इसको जो अपन बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, अगर इस पॉइंट पे चला जाता है तो इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना, क्या बोलेंगे, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, इसमें क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पर पूरा लिख भी सकते हो आप लोग, नॉर्मल बॉइलिंग
पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखिए ध्यान से, ये जो फेज दिख रहा है ना आपको, कौन सा, ये एल दिख रहा है ना, बात समझिएगा, ये क्या दिख रहा है आपके पास, एल फेज, ठीक, और ये जो दिख रहा है आपके पास, ये वाला, बात समझ में आ रही है ना सभी को, ये वाला फेज आपके पास जी, और ये वाला जो दिख रहा है आपके पास एस, तीनों याद रखना पड़ेगा आपको, यानी एस तीनों याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने से बता रहा हूं, आपको एक ही याद रखना है, ठीक है ना, ये सॉलिड फेज, ये लिक्विड फेज, और ये क्या है, गैस फेज। अगर मैं पूछूं कि इसके बीच में कौन इक्विलिब्रियम पे आएगा, कौन कौन इक्विलिब्रियम पे आएगा, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इधर लिखूं, यानी लिक्विड और गैस, बात समझ में आती है ना। अगर आपको बोला जाए कि बताइए इसके अंदर कौन कौन सा आएगा, तो सॉलिड और गैस, किस पे, इक्विलिब्रियम पे, तब ये बताओ इसमें कौन सा आ जाएगा, यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर मैं लिख देता हूं दूसरे मार्कर से, सॉलिड और लिक्विड, बात समझ में आ रही है ना, यहां पर सॉलिड और लिक्विड नहीं दिख रहा होगा, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना, वेरी, सबको समझ में आया कि नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिएगा, जब इसको आप इतना हीट कीजिए कि ये एटमॉस्फेरिक के बराबर आ जाए, प्रेशर के बराबर आ जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है, लेकिन बाद में करते हैं। अब देखिए इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है आपके पास ट्रिपलेट पॉइंट, तो देखिए यहां पर बात समझिएगा, जो इसका सेल्सियस हो जाएगा यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक, और ये बात समझिएगा, यहां पर ये जो हो जाएगा आपके पास, रेड मार्कर से लिख दो, 4.88 mm ऑफ Hg, बात समझ रही है, इसकी प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4.88, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अपने तरफ से बता रहा हूं, बात समझ रही है सभी को। चलिए, यानी अगर एक और बात किया जाए कि इसके y एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना, क्या लिया अपन, प्रेशर, और x एक्सिस के अलोंग क्या लिए है, यानी अलोंग x एक्सिस आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो वाटर के लिए, ठीक, तो वाटर की कुछ वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, ये मैंने अपने तरफ से ऐसे ही बता दिया, इसका मतलब हमारे चैप्टर के अंदर जिक्र नहीं किया गया है कि ट्रिपलेट पॉइंट क्या होता है, ये जो ये वाला फेज है हमारा, किस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम पे कौन कौन है, लिक्विड गैस, और इस पे कौन सा है, सॉलिड गैस, और इस पे क्या है, सॉलिड लिक्विड है, बात समझ में आ रही है ना। चलिए, एक जनरल पॉइंट था जो कि मैंने खुद से बता दिया, मुझे लगा कि बताना चाहिए, ठीक है ना, कि फेज डायग्राम क्या होता है, ट्रिपलेट पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर, किस पॉइंट्स के ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। चलिए, अच्छा मैं यहां से बात अगर आपसे मैं पूछूं तो, ठीक है ना, कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन था, यहां पर लिख सकता हूं आप लोग कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली था कि इनवर्सली था, याद कीजिए मैंने बता रखा था सर, ठीक, तो ये क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, तो यहां से मैं अगर बोलूं कि मान लीजिए आपके पास कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, एनवीएस मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, बात समझिएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग, यानी चीनी को, नॉन वोलेटाइल क्या होता है हमारे पास, को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो मुझे बताइए उसका वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये डाउन होगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, बढ़ेगा, बात समझिएगा, यानी हम इनकी बात करेंगे यहां पर, यानी जब हम लोग अगर एनवीएस को, एनवीएस मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो डाउन होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। मैं यहां पर बॉइलिंग पॉइंट को भी डिफाइन कर सकता हूं,
लेकिन डिफाइन करूं दोबारा मैं कर पाऊंगा, यहाँ पर मैंने दोबारा हो जाएगा हमारा। तो इस पॉइंट को यहां पर भी लिख सकते हो, तो मैं लिखता हूं यहां पर कि बॉइलिंग पॉइंट इसको यहीं पर लिख दूं क्या, चलिए कोई बात नहीं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। ये थोड़ा आगे मत बढ़ने दीजिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, इसको क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आती है ना। यानी सिंपल सी बात है कि जब इस लिक्विड को आप लोग हीट करते हो तो किसके बराबर आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए यहाँ पर एक और पॉइंट को जिक्र कर सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से कि यहाँ पर एक बात किया ना मैंने, ये देखो ये जो पॉइंट की बात किया था मैंने और एक ये पॉइंट को, यानी वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट के, इसको तो ध्यान ही रखना भाई, ठीक है ना। चलिए अब हम लोगों ने क्या किया, सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हम इसे ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। चलिए तो मैं इस पॉइंट को भी लिख सकता हूं कि एज द, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुन के भी लिख सकते हो, एज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute is added, किसके अंदर बताइए, सॉल्यूट को किस में ऐड कर रहे हो बताइए सभी, यानी as the vapor pressure of solution containing a non-volatile solute is added, नहीं एक बात बताइए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो बताइए क्या होने वाला है आपके पास, बता सकते हो, सॉल्यूट इज एडेड हटा दीजिए, ठीक है ना, इज लोअर देन that the that of the pure solvent its boiling point will be higher than that of the pure solvent, ठीक है ना, बात समझिएगा। यानी थोड़ा सा अगर ग्रामेटिकल एरर हो ना तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, कहीं पे हो सकता है कि कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, ग्रामेटिकल एरर हो जाए तो आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं यहाँ पर, मतलब इसी पॉइंट को बोल रहा हूं मैं कि देखिए वेपर प्रेशर अगर क्या कर रहा है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट का, ये मैंने बता रखा है।
अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मतलब चीनी को जब आप लोग प्योर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करते हैं, डालते हैं, तो उनकी जो वेपर प्रेशर है वो डाउन हो जाएगी। यार सिंपल सी बात है, जब आप लोग चाय बनाते हो तो देखो बॉयल होने लगता है ना, तो जब आप उसमें चीनी डालते हो ऊपर से, ठीक है, तो क्या देखते हो कि जो वो बॉयल हो रहा था ना चाय, तो क्या करेगा अभी वो कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो गैस को क्या करते हो, या तो बढ़ा देते हो या थोड़ी देर छोड़ देते हो, ठीक है ना, यानी उसका वेपर क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ रही है ना? यानी नॉन वोलेटाइल को मिक्स करते ही उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा हो जाएगी और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसी बात को हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो मैंने सिंपल सी बात किया है, जब इसको आप हीट करते हो तो किसके, ये लिक्विड को कब तक हीट करते हो, जब तक वो एटमॉस्फेरिक के बराबर ना हो जाए, और जिस पॉइंट पे वो एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर हो रहा है उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं आपके लिए, देखिए ध्यान से, सभी समझना, क्योंकि ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है। बोर्ड व्यू पॉइंट से आप लोग को डिफिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए ठीक है ना, ये दिया हुआ आपके पास, तो देखिए बात समझिएगा यहां पर, ठीक। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट लिख सकते हो, प्योर या प्योर सॉल्वेंट मतलब आप समझ जाइएगा, ये क्या है आपके पास, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। यहां पर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है, करो तो इसको ऊपर कर दो, ठीक। तो ये क्या है ना, इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, क्या हो गया इसका, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अब देखिए जब हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स किया, तो बताइए इनकी जो वेपर प्रेशर है और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से थोड़ा कम हो जाएगा, ये हुआ। अब समझिए यहां पर, यानी किसका हमारे पास, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इसको भी आगे कर दो, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को नीचे की तरफ ले, तो ठीक, और एक क्या हो गया आपके पास, देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, लिखने का तरीका टीबी नॉट, टीबी नॉट मतलब हो गया प्योर सॉल्वेंट, यहां पर टीबी का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। अब बात समझिए, बॉइलिंग पॉइंट से कम नहीं हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया इसका, अब बढ़ गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ रही है ना? तो देखिए यहां पर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा, अब बात समझिएगा, जब आपने प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या डाला है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाला, तो उसका जो वेपर प्रेशर था, ठीक है ना, वो तो कम हो गया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, एलिवेट हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया आपके पास, एलिवेट हो गया, एलिवेट मतलब बढ़ गया। समझ रहे हैं ना, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट था कहां गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गई, बढ़ गई। बात समझ रही ना, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब बात समझिएगा यहां पर कि ये है आपके पास वेपर प्रेशर और क्या हो गया आपके पास, टेम्परेचर। बात समझ रही है ना, वेरी गुड। तो ग्राफ में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, ठीक। और एक बात यहां पर करूंगा मैं कि जो आपके पास यहां पर देखिए, इसको बोलते हैं डेल्टा टीबी, ठीक है ना, डेल्टा टीबी, इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर देख सकते हो कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आया है, किसका किसका डिफरेंस आया है, टीबी, अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा, इसका है और इसका कम है, तो लिख सकते हैं टीबी माइनस ये, ठीक है। समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर एक वैल्यू आपको क्वेश्चंस के अंदर हमेशा दिया रहेगा, ठीक। चलिए यहां पर मैं इसको थर्मोडायनेमिक्स की तरह बात बताना चाहता हूं, लेकिन रुक जाइएगा, ठीक। हुआ कोई दिक्कत,
नहीं, चलिए तो मैं आगे की तरफ प्रस्थान करूं। चलिए, यानी मैं यहां पर बोल सकता हूं हियर टीबी क्या है? अरे टीबी क्या है आपके पास? बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपके पास। क्या हो गया आपके पास? और टीबी नॉट क्या हमारे पास? ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जबकि ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो दिक्कत समझ में आ रही ना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका आ गया? सॉल्यूशन की हो गया, ठीक है ना। चलिए, मैं इसके अंदर एक छोटी सी पॉइंट और छोटी सी पॉइंट की और बात करता हूं, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, सभी समझ रहे हैं यहाँ पर? अगर किसी को दिक्कत हो तो बताना, ठीक। चलिए, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो आया आपके पास, इसका जो डिफरेंस आया, ठीक है ना, यानी अगर मैं बात करूं टीबी, टीबी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा किससे? टीबी नॉट से, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एलिवेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। चलिए, हम लोग आगे की बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में चलते हैं, ठीक। तो यहां पर लिख सकते हैं, देखिए इसी बात को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जरूरी नहीं है लेके जाना, मैं अपने तरफ से लेकर जा रहा हूं, लेकिन लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन थर्मो डायनेमिक्स, ठीक है ना, प्रोसेस या टर्म्स लिख लो, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखिए यहां पर बात समझिएगा, आपके पास दिया हुआ है एस वेपर, फिर दिया हुआ है एस सॉल्वेंट, फिर एस दिया हुआ है आपके पास सॉल्यूशन। अच्छा, एस का मतलब क्या हो गया? जल्दी बताइए, एस का मतलब एनीवन? हाँ, वेरी गुड। क्या? एंट्रोपी। वाह, देखो यहाँ पर बताया भी गया था आप लोगों को, ठीक है ना। इससे पहले ही आइडियल और नॉन आइडियल के अंदर डेल्टा एस और डेल्टा जी कभी चेंज नहीं होता था जब सॉलिड और सॉल्वेंट का अपन मिक्स करते हैं तब। बात समझ में आती है ना? ठीक है, चलिए ये तो आ गया आपके पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं 3 लाइन यहाँ पे खींच रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन, 1 2 3, बस समझिएगा, ठीक है ना। क्या लाइन खींच रहा हूं? 3, ठीक है ना। ये किसका है? ये एस है, ठीक। तो मुझे बताइए, यहां पर आपको बताना है, ठीक है ना, कौन सा पॉइंट आपके पास वेपर है, कौन सा सॉल्वेंट है, ठीक है ना, कौन सा सॉल्यूशन है, बताइए। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ही बताइए, ठीक है ना। अगर मैं भी आप लोग जब देखते हो ना तो आप थोड़ी देर रोक के सोचा कीजिए, देखिए जवाब क्या वही आ रहा है, ठीक है ना, और आप लोग कमेंट में लिखते चलिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन का, वेरी गुड, गलत। चलिए, सोचने के लिए अच्छी बात है कि सोच लिया आप लोगों ने। देखिए इसमें कौन सा पॉइंट वेपर होगा, कौन सा सॉल्यूशन होगा और कौन सा सॉल्वेंट होगा, बात समझ में आती है ना। यहां से भी आप लोग ये बता सकते हो कि जो टीबी है, ठीक है ना, ये क्या ग्रेटर देन हो जाएगा टीबी नॉट से। तो बात समझिए, यहां पर देखिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि वेपर में मतलब जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एंट्रोपी होगा, बात समझ में आती है ना। यानी वेपर में रेंडमनेस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे आप ही लोग को बोले, कुछ तो बोलो। वेपर में रेंडमनेस ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? वेपर, ठीक है ना, ये वेपर हो गया। अब बताइए ये क्या होगा? सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। अब बताइए, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है, किसी का जवाब आ रहा है सॉल्वेंट और किसी का आ रहा है सॉल्यूशन, किसका ज्यादा होगा? याद कीजिए फिर से नॉन आइडियल आइडियल की कॉन्सेप्ट की
या तो सॉल्यूट को मिक्स कर रहा है और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहा है, ठीक है ना, तो वहां पर उसकी रेंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसे कंपेयर में, सॉल्वेंट के कंपेयर में, यानी किसकी ज्यादा हो रही है, अरे मतलब बात समझिए, वेपर को अगर रूम में छोड़ दीजिएगा तो इसकी रेंडमनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। उसके बाद सॉल्यूशन में दोनों मिक्स किया हो ना, तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी रेंडमनेस ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर सेकंड जो हो जाएगा आपके पास एस सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक। अब बाद में बचा क्या आपके पास, एस सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है ना, यानी यहां पर जो डेल्टा एस है, यानी ये क्या है आपके पास, चेंज ऑफ एंट्रोपी है, वो किसका हो जाएगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी, यानी डेल्टा एस ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। और अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक, ठीक है ना, तो डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट, बात समझ में आ रही है ना, यस या नो। या आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर डेल्टा एस हो वेपर के लिए, सॉल्यूशन के लिए, और बात समझिएगा इसके लिए या सॉल्वेंट के लिए, तीनों के लिए जो इंथैल्पी, नॉट एंट्रोपी, इंथैल्पी यानी वेपर प्रेशर की जो इंथैल्पी होगी वो कैसा होगा, सेम होगा। अगर सेम होगा तो मैं यहां से आपसे पूछ लूं कि डेल्टा एस ऑफ वेपर क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पर डेल्टा एच, ठीक है ना, ऑफ वेपर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, टी, क्या है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसी तरह से हम बात करते हैं डेल्टा एस ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, ऊपर तो फिक्स ही है सब, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के लिए प्योर था हमारे पास तो क्या हो जाएगा, टीबी, ठीक। उसके बाद टीबी नॉट होगा इसका, ठीक। डेल्टा एस सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपर अपॉन टीबी, समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। सॉल्यूशन के लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, देखिए एक बात और समझिएगा, सॉल्यूशन की बात करता हूं और इनकी बात करता हूं, कंपेयर करता हूं। देखिए डेल्टा एस ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होगा कब, जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अरे कब होगा, मतलब जब ये बढ़ेगा, बात समझिएगा, कब बोला बढ़ेगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए डेल्टा एस यानी ये क्या है आपके पास, एंट्रोपी, ठीक है ना, ये यानी इसके बढ़ने पर क्या करेगा, घटेगा या बढ़ेगा, जल्दी बताइए। अगर एक कम होता है, फिर से समझिएगा आप लोग, अगर एक कम होता है इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, समझ में आ रही है ना। इसका मतलब यहां से एक और पॉइंट आ गया कि टीबी यानी जो टी नॉट बी है वो लेस देन रहेगा किससे, टीबी से, समझ में आ रही है ना। बस ये मैंने अपने तरफ से करवा दिया, अगर समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट आप ऑलरेडी पढ़े भी हो, किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एक बात समझिएगा, शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, अगर नहीं भी पढ़े हुए तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर होना हमारा पॉइंट में यही है, ठीक। ये मैं थोड़ी सी बात कर लूं कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी अगर पूछता है, ये कभी कभी ग्राफ पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया हुआ है, बट गेस कर सकते हैं कि इस तरह का पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है जेई नीट के अंदर, ठीक है ना। बोर्ड वगैरह में इससे कुछ लेना देना नहीं रहता, बात समझ आ रही है ना। तो समझिए यहां पर मे भी शायद, ठीक है ना, पढ़े होंगे कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, समझिएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपने किसमें पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स में सुना होगा। यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दोनों प्रोसेस के लिए, मतलब इन दोनों प्रोसेस के लिए कैसा होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है कि एक मोल को हम एक मोल वेपर में बदल रहे हैं, यानी एक मोल लिक्विड को किसमें बदल रहे हैं आप लोग, एक मोल वेपर के अंदर बदल रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। कुछ पल्ले पड़ा, अरे इस अंदर घुसा नहीं घुसा, समझ में आया, अगर समझ में आया तो ठीक है, और नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी ये सबके लिए क्या रहेगा आपके पास,
सेम रहेगा। ठीक, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हो, अच्छा रहेगा, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं ना, जितने भी मेथड है उन सबको इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका खासकर बोर्ड व्यू से, तो यहाँ से पूछा जाएगा, बोर्ड व्यू से यहाँ से कुछ लेना देना उनको नहीं रहता है। बात समझ में आती है ना। जब भी पूछेगा ये कंपटीशन का पार्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए फिर अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। हमारे पास स्पेस नहीं है तो ऐसे कीजिए, जल्दी आप लोग इसको नोट कीजिए, तो जल्दी लीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया, चलिए मैं हट गया, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये भी मैंने इसीलिए बताया था, बस ऐसे समझाने के लिए, मेन आपका यही पॉइंट था। ठीक, चलिए पता नहीं आजकल गला क्यों इतना सूख रहा है। चलिए यहां पर मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा हूं। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ए। अब आ जाइए, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यानी ऑल कॉलिगेटिव, यानी पूरा लिखने की जरूरत है क्या, ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। समझ में आ रही ना। क्या हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डेल्टा टीवी, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके क्या हो जाएगा, मोलैलिटी। हालांकि कुछ भी ले सकते हो आप लोग, मोलैरिटी भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर मोलैरिटी क्यों नहीं लेते हैं, तो मैं अपने तरफ से पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पर कि मोलैरिटी ना लेने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि अगर मोलैरिटी लेते हो तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। देखो मैंने बता रखा है कंसंट्रेशन टर्म में कि टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब क्या करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जो बोल रहा हूं, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, ये जितने भी क्या है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पीपीएम। बात समझ आ रही है ना, इन सबको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, तो देखिए ये जो मोलैलिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है ना, इसलिए हम लोग मोलैलिटी ले लेते हैं, ठीक है ना। बुक्स वगैरह में भी यही लिया जाता है। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, जब इस साइन को हटाइएगा, यानी डेल्टा टीबी इजिकल टू आपके पास आता है KB इंटू एम, क्या आता है, KB इंटू एम, ठीक है ना। देखिए ये हमारा आ गया सेकेंड फार्मूला, लेकिन मैं इसको लिखता हूं फर्स्ट फार्मूला। तो सेकेंड फार्मूला क्या था हमारे पास, ये पढ़े हो लेकिन मैंने मिटा दिया, तो यहां पर लिख देता हूं, TB इजिकल टू हो जाएगा TB माइनस T नॉट B। ठीक, ये हमारे पास आ गया दूसरा फॉर्मूला। ठीक, इससे कोई डेरिवेशन नहीं होता है, बात समझिएगा, ठीक है ना। डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं होता है, बस इतना समझिएगा कि जो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोलैलिटी के। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए यानी अगर मैं बात करता हूं यहां पर, बात समझिएगा यहां पर कि ये जो पॉइंट है आपके पास, ठीक है ना, अरे अब ये बोलो चाहे ये बोलो, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, दोनों सेम ही है ना, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या है आपके पास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ आ रही है ना। देखिए यहां पर एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो टीबी नॉट है यहां पर, ये क्या है, ऑलवेज गिवन इन, इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर, मतलब ये क्वेश्चंस के अंदर दिया ही रहता है। ठीक, और ये आपके पास कांस्टेंट है, केबी क्या है हमारे पास, मोलल कांस्टेंट है। लेकिन मैं इसकी पॉइंट थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, केबी के बारे में 2-3 पॉइंट है
क्योंकि बार बार हर साल कहीं ना कहीं बोर्ड के एग्जाम में वो इसका डेफिनेशन पूछ सकता है। किसका? केवी का। अब तुम बोलोगे ये क्या बोल दिया आपने, केवी का डेफिनेशन भी पूछा जाता है? यस, कुछ भी पूछा जा सकता है, वो बोर्ड है। देखिए 3 पॉइंट को मैं यहां पर क्लीन करूंगा, साफ करूंगा, जिससे कि आप लोगों को किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत ना हो, ना पड़े। बात समझ में आ गई ना? चलिए तो यहां पर देखिए, हम लोग यहां पर क्या किए, देखिए इसकी बात कर रहा हूं मैं। अच्छा ये नीचे मैंने लिख दिया, मार्कर दूसरा पाइए। ठीक, यहां पर देखिए कि ये जो केवी है, हियर केवी is constant known as molar elevation constant, और ठीक है ना, कांस्टेंट। और हालांकि मैंने एक बुक में देखा था, ठीक है ना, हालांकि ये तो हम लोग बोलते ही है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, लेकिन एक मेरे को नाम और याद आ रहा है, एवोल्यूस्कोपिक बोलते हैं, स्कोपिक कांस्टेंट। बात समझिएगा, केवी को क्या बोल रहे हैं अपन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो केवी है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है ना, ये मैंने लिखा है, मैंने बुक में देखा था, ठीक है ना, बोला जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन ज्यादातर हम लोग किसको देखते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर का मतलब समझते हो ना, एक मोल में। बात समझ में आ रही है ना? देखिए 3 बातें ध्यान रखिएगा, एक मोलर वॉल्यूम पूछ सकता है, मोलर मास पूछा जा सकता है, और एक आपसे मोलर पूछा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि मोलर वॉल्यूम का मतलब एक मोल में कितना वॉल्यूम है, मोलर मास मतलब एक मोल में कितना मास है, उसी तरह से एक मोल में कितना, समझ में आई? वेरी गुड, उसी तरह से बता सकते हैं, ठीक। चलिए अब लेकिन जब हम यहाँ पर केवी की बात कर ही रहे हैं, तो केवी के लिए 3 पॉइंट आप लोग बढ़िया से देखिए, मैंने इसको स्केच छोड़ रखा है, क्या चीज, H2O के लिए हमें एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पानी। तो पानी का हर चीज आपको माइंड के अंदर सेटअप होना चाहिए कि पानी की डेंसिटी क्या होती है, ठीक है ना, हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन चलिए मुझे पता है आप लोगों को कितना पता होता है या हमें कितना पता होता है, उस सबको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए बुरा ना लगे इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं भी अपना नाम ले लेता हूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं यहां पर एक पॉइंट तो बताए नहीं, टीवी तो क्या है, बॉइलिंग, ओहो फिर यहाँ पर कचरा नहीं करना चाहते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बोर्ड वगैरह में क्या करता है, केवी का डिफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए इनके लिए 3 बातें हम लोग याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए पहला है हमारे पास केवी का डिफिनेशन, यानी डिफिनेशन ऑफ केवी। बताइए, बात समझिएगा यहां पर, डिफिनेशन ऑफ केवी, ठीक, तो लिखना जरूरी है। चलिए तो यहां पर हेंस केवी इज डिफाइंड एज elevation of boiling point 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक, 1 मोलर सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट यूनिट ऑफ केवी, ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान ही रखिए, जो यूनिट ऑफ केवी होता है केल्विन केजी पर
मोल होता है, ठीक है ना, समझ में आए। चलिए अब एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हालांकि केवी की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा दिया जाएगा, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए, ठीक है ना, बात समझिएगा कि डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए, ठीक है ना, आपके पास क्या हो जाएगा, बात समझिएगा, डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए जो केबी है वो डिफरेंट हो जाएगा, बात समझ में आती है ना, क्या हो जाएगा, डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए केबी क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं आप लोग बता सकता हूं यहां पर कि कभी भी अगर निकालना पड़े तो, क्या चीज है, निकालना पड़े तो, ठीक है ना, बात समझिएगा, तो हम लोग किस तरह से केबी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं सभी को, R इंटू टीवी का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू, यहां पर होता है आपके पास डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। मैं सबका मतलब बता रहा हूं अभी आपको, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि 99% के केस में वो हमेशा आपको क्या दिया रहेगा, इन क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है। फिर भी अगर नहीं दिया रहे, जैसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन, चाहे एम्स लेवल का क्वेश्चन में क्या होता है कि नहीं दिया रहता है, ठीक है ना, तो उस केस में आप लोग ए निकाल सकते हो, ठीक। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सब डेटा ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नोट होगा, सब डेटा गिवन है, तो ये आप बता भी सकते हो, जैसे यहां पर आर क्या है, आर क्या है आपके पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। डे पी नॉट बी क्या है आपके पास, प्योर सॉल्वेंट, एम क्या है, अच्छा ये लिखिए, ध्यान रखिए, ये केल्विन में होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। और क्या कुछ बचा हुआ है, 1000 तो 1000 ही होता है, 1000 को कुछ और लिखोगे नहीं, तो डेल्टा एच, इसको अपन लिख सकते हैं क्या चीज, इसको लिखेंगे, एक बात समझिए यहां पर, कुछ नहीं, चलिए इसको रुझे थोड़ा चेंज ही करते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। देखिए सब तो ठीक है, एक ही चीज प्रॉब्लम करेगा क्या, अब प्रॉब्लम क्या करने वाला है कि हम लोग इस आर की वैल्यू कौन सी लेंगे, आर की वैल्यू तो होती है, एटीएम में भी होती है, कैलोरी में भी होती है, और जूल में भी होती है, बस समझ में आ रही ना, तो इनकी वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा कि ये जूल में है कि कैलोरी में है, बस समझ में आ रही ना। चलिए तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर, ध्यान रखिए यहीं पर मैं लिखता हूं, ठीक। अगर यहां पर सभी ध्यान दीजिएगा कि डेल्टा एच वेपराइजेशन, अगर आपके पास दो तरह की बात करते हैं, क्या चीज, कि अगर ये आपके पास आर की वैल्यू के लिए, ये अगर किसके अंदर दिया हुआ है, जूल के अंदर, और ये क्या दिया हुआ आपके पास, कैलोरी के अंदर, तो कैलोरी के अंदर दिया हुआ है, तो इसके लिए आर की वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है ना, जबकि जूल में दिया हुआ है, तो इसके लिए आर की वैल्यू आप लोग या डायरेक्ट लिखे ना 8.31, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए वो जो एटीएम बोलते हैं ना आप लोग, एटीएम सिर्फ और सिर्फ पीवी टू एनआरटी के अंदर ही लेते हैं, बस समझ में आ रही है ना, पीवी टू एनआरटी में ही आप लोग किसको लेते हैं, जो आप लोग सोच रहे थे 0.821, ठीक, वेरी गुड, कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगर फिर भी अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, चलिए एक हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। ठीक, लेकिन इन सब में हमें दो तीन बातें याद रखना पड़ेगा फॉर वाटर के लिए। ठीक, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नोट। नोट, ठीक है ना, फॉर वाटर, नोट फॉर वाटर। ठीक, समझिए ये सब बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जैसे पहला पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 80 कैलोरी पर मोल। ठीक, पर मोल नहीं होता है क्योंकि वहां पर जब चेंज कीजिएगा तो ये ग्राम में चला जाए। ठीक, सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए इसका, यानी आपके पास जो मोलैरिटी कितना होता है ये आपको बताया गया था आप लोग को, कितना हो जाता है लगभग 55.4 थर्ड ले सकते हैं। मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 ग्राम। फोर्थ हमारे पास डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक, 5 मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। 6 बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है ये तो सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रही ना, यानी ये कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। ठीक, बात समझ रही ना, कितना होता है ये हो गया। ठीक, मोलैरिटी से कितना होता है 55.4 और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml। ठीक है ना, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, उसके बाद ये क्या होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो ऐसे कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए फिर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक, चलिए जल्दी नोट कीजिए, हो गया। चलिए, अच्छा एक और पॉइंट, इसको 3 नंबर इक्वेशन लिख लीजिएगा। 3, देखिए 1 2 3। ठीक, चलिए मिटा दो इसको, इसको रखते हैं आप लोग, इसको रखिएगा, इसको काम है हमारे पास, इन सबको मिटा देते हैं। चलिए यहां पर हमें अगर मे भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग बहुत ऐसे किए नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन बोला जाता है कैलकुलेट, क्या चीज, कैलकुलेट kb of water if latent heat of vaporization is 450 कैलोरी पर ग्राम। देखो यहाँ पर हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपके पास दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पर दोनों एक ध्यान लिखिएगा, ये 80 नहीं, देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, कहाँ गया 540 होता है आपके पास, क्या हो गया कैलोरी। ये बस मेरे पास 2 पॉइंट और लिखा गया था यहाँ पर, ये आपके पास कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक, अब यहाँ पर तब एक और लिख लीजिए आपके पास 7 नंबर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, फ्यूजन क्या हो जाएगा आपके पास 80 कैलोरी पर
ग्राम, ठीक है ना। ये वाटर की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये पता रहेगा तो आप लोग अगर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे डेटा नहीं दिया रहेगा तो भी आप लोग निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो ना, इसी क्वेश्चन के अंदर ये क्या दे रखा है, कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास कि यहाँ पर कैलकुलेट KVH2, ठीक। आपके पास एक नया पॉइंट आ रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बात समझिए यहाँ पर, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, इसके लिए जो हीट ऑफ या जो रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 ग्राम, ठीक। क्या होता है, 1 ग्राम, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग किसकी बात कर रहे थे इससे पहले, तो यहाँ पर 1 मोलर की बात कर रहे थे। बात समझिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है क्या, हो तो बता देना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, रिक्वायर्ड कितना होता है। तो बात समझिए, अगर सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा जो पूछने वाला है कि मुझे बताइए रिलेशन बिटवीन, मैं इसके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। देखिए कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकता है, हम लोग बहुत अंदर जा चुके हैं, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का हो गया, थोड़ा अंदर चले गए, लेकिन पॉइंट कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगर रिलेशन बिटवीन आपसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड latent heat of vaporization, ठीक है ना। इसके लिए कुछ नहीं, बस एक पॉइंट याद रखना है आपको, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वेपोराइजेशन इक्वल टू m इंटू latent heat of vaporization, बात समझ में आती है ना, ठीक है ना। ये जो डिफाइंड होता है 1 ग्राम के लिए होता है, किसके लिए होता है, 1 ग्राम के लिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, बस इतना ही पॉइंट रखिए, बहुत बड़ी बात होगी, ठीक। चलिए आपके पास बोल रहा है केवी निकालने के लिए, ठीक। उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे रखा है, तो अभी अभी आप लोगों ने केवी निकालने का फार्मूला 3 नंबर पढ़ा था, ठीक है ना। क्या था आपके पास, था हमारे पास, देखिए आप केवी इज इक्वल टू, बाकी डेटा आप लोगों को खुद से ध्यान रखना पड़ता है, R इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये आपको पता करना है कि ये किसके मतलब डिपेंड कर रही है, तो काहे को कर रही है और कैसे कर रही है, बात समझ आ रही है कि नहीं कर रही है। चलिए तो आर की वैल्यू आप लोग क्या पुट कीजिएगा, कैलोरी में क्या रहा था 2 इंटू टीबी। हालांकि बताइए कुछ डेटा नहीं दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, लेकिन वाटर का होता है कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने बोला था इसको केल्विन में चेंज करने के लिए जब फार्मूला बताया था, ठीक। तो कितना हो जाएगा 73 का स्क्वायर, मोलर मास ऑफ वाटर 18, ठीक। बताइए आपके पास 1000 इंटू इसकी वैल्यू कितना रखा है आपके पास, मोलर मास हो गया ना आपके पास सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास कितना वैल्यू रखा है ना 450 होगा, ठीक है ना। देखिए जब आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपके पास, और इसका मोलर मास भी आपके पास 18 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हालांकि आप लोग को निकाल लीजिएगा, ठीक। मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता देता हूं 0.52 कैलोरी
केजी पर मोल, ठीक है ना, क्या होता है पर मोल। यानी ऑलवेज आप लोग इस डेटा को याद रखिएगा कि जो केवी की वैल्यू होगी क्या होगी हमारे पास 0.52, ठीक है ना, 52 कैलोरी सॉरी केल्विन केजी पर मोल होता है। बस समझ में ना, कोई दिक्कत हो तो बता भी सकते हो, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसको मिटा दें, बस ये थोड़ा सा डेटा याद रखिएगा जो कि कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि वाटर के लिए तो आप लोग हमेशा ही याद रखिए, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं, ये आप लोग उससे भी बना सकते हो। कैलकुलेट, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन which obtained by dissolving 90 gram glucose in 200 gram of H2O, ठीक। तो यहाँ पर देखिए केवी की वैल्यू नहीं दे रखा है ना, और वाटर की बात कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा हमेशा, हालांकि क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दिया रहता है लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग के मन में आ रहा होगा क्या हो जाएगा, तो 0.52 केवी के लिए, ठीक है ना, केल्विन केजी पर मोल, ठीक। चलिए तब देखिए सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या दे रखा है, टोटल पूछ रहा है, ठीक, टोटल पूछ रहा है तो डेल्टा टीवी, ठीक, पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा m इंटू क्या, उल्टा लिख दिया, m इंटू केवी, केवी के वैल्यू हमारे पास दे रखा है कितना 0.52 इंटू, देखो यहाँ पर मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो बताइए सॉलिड कितना दे रखा है आपके पास 90, ठीक है ना, तो 90 को 180 से डिवाइड कीजिए क्योंकि ग्लूकोज का कितना होता है 180, उसके बाद 200, तो सॉल्वेंट दे रखा है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, तो काटिएगा तो 2 जीरो से तो 2 जीरो यही चला जाएगा, 2 पचे 10, तो 0 से 0 जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात है डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, देखिए 1/2 1/5, तो यानी 0.52 इंटू 5/2 निकाल सकते हो, ठीक। इसका जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग, देखिए तो सब लोग निकालिएगा 2 यानी 5 है तो अप्रोक्स आपके पास आ जाएगा 1.3 केल्विन, क्या आ जाएगा आपके पास 1.3 केल्विन आ जाएगा, ठीक। लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछा है, बोल रहा है कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन का निकालना है, ठीक। तो आपके पास देखिए ध्यान से डिग्री ऑफ सेल्सियस में भी निकाल सकते हो या केल्विन में निकाल सकते हो। तो देखो डेल्टा टी बी टोटल इससे कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें मतलब हम लोग केल्विन में निकाल रहे हैं तो केल्विन में निकालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, तो उसको केल्विन में चेंज कीजिए तो कितना हो जाता है 373 अब प्लस कितना है 1.3 केल्विन, ठीक। जब इसको फाइनल निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा 3.7.4 केल्विन। इसको आप लोग डिग्री सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हो। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं, आप लोग घर से बना कर लाइएगा, ठीक है ना। अगर बन जाए तो अच्छी बात है और नहीं बना तो भी अच्छी बात है। हालांकि छोड़ दीजिए, मैं क्या करता हूं जाने से पहले यहाँ पर एक HW लिखा हुआ है, इसको आप बनाना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ठीक, लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाना और नहीं बनेगा तो हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।